हेलो, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम राजनीतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। आप ये बर्लिन की दीवार देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। बर्लिन की दीवार क्या थी ये आप सबको पता है। अब हम अपना दूसरा चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा परिचय। बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार के बारे में आप जानते हैं, जो शीत युद्ध के समय बनी थी। सोवियत प्रणाली क्या थी। तीसरा, गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। चौथा, सोवियत संघ के विघटन के कारण। पांचवा, विघटन की परिणतियाँ। छठा, साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। सातवां, शॉक थेरेपी के परिणाम। आठवां, संघर्ष व तनाव। नौवां, पूर्व साम्यवादी देश और भारत। 10वां, भारत और सोवियत संघ। परिचय। बर्लिन की दीवार। शीत युद्ध पाठ में हमने बर्लिन की दीवार के बारे में पढ़ा था। कब बनी थी ये? 1961 में। कब बनी थी? 1961 में। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में दीवार बनाई थी। इसे पश्चिम बर्लिन व पूर्वी बर्लिन का नाम दिया गया था। पश्चिम बर्लिन में अमेरिका का दबदबा था और पूर्वी बर्लिन में सोवियत संघ का। और ये लगभग कितने टाइम तक रही थी? 28 वर्ष तक रही थी। और इसकी लंबाई कितनी थी? 150 किलोमीटर। 9 नवंबर 1989 को आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया गया था, जो आपने सबसे पहले वीडियो में एक चित्र देखा था। इसी के साथ दूसरी दुनिया और शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी। सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर साम्यवादी शासन को बदल डाला। इस तरह से बर्लिन की दीवार शीत युद्ध में बनी और सोवियत संघ के विघटन के साथ ही हट गई। अब सोवियत प्रणाली क्या थी? 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। आप 10th में पढ़ के आए हो। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में थी। साम्यवाद के आदर्शों और समता मूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करना व समानता के सिद्धांत पर थी। यानी ये निजी संपत्ति को महत्व नहीं देती थी, समानता को महत्व देती थी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो लगभग 70 वर्ष तक रही। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल व विपक्ष की जगह नहीं थी। अब सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या थी? संचार व्यवस्था उन्नत होना। उनकी संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी। विशाल ऊर्जा संसाधन थे, खनिज, तेल, लोहा और इस्पात। आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली थी। घरेलू उपभोक्ता उद्योग उन्नत थे। जनता के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर रखा था। बेरोजगारी नहीं थी। भूमि तथा अन्य उत्पादक संपदाओं पर राज्य का नियंत्रण था। यानी वहाँ सब कुछ जो था वो राज्य के अधिकार में था। अब आप सोचेंगे कि इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद भी सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? तो आओ अब हम देखते हैं कि सोवियत संघ में कौन कौन सी कमियां थी। नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। सरकारी कर्मचारी शक्तिशाली होते गए। प्रणाली सत्तावादी हो गई थी। नागरिकों का जीवन कठिन हो गया था। एक दल की वजह से सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं थी। आपको पता है वहाँ पर कौन सा दल था? कम्युनिस्ट पार्टी थी। और वहाँ दूसरा कोई दल नहीं था। हथियारों की होड़, जो हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ा कि दोनों देश हथियारों की होड़ में ही अपने सारे पैसे या अपने सारे संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे थे। छठा, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होने लगी थी। वहाँ पर खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। खाने पीने की वस्तुओं को बाहर से मंगाना पड़ा था। आठवां, लोकतंत्र व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ना के बराबर थी। यानी वहाँ पर ना तो लोकतंत्र था। लोकतंत्र कब होता है? जब राजनीतिक दल होते हैं। वहाँ एक ही दल था, इसलिए वहाँ पर लोकतंत्र नहीं था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता वहाँ पर नहीं थी। नौवां, रूस का अन्य गणराज्यों से अधिक प्रभावी होना। रूस जो था अन्य 14 गणराज्यों से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था और सारी वस्तुओं का, सारी संपदाओं का इस्तेमाल रूस सबसे ज़्यादा करता था। 10वां, पश्चिम देशों के प्रति जागरूकता। पश्चिमी देशों में उन्होंने देखा किस तरह वहाँ विकास हो रहा है, वहाँ किस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो
सोवियत संघ के लोगों को उनके प्रति रुझान पैदा हुआ और वो भी पश्चिमी देशों की तरह पूंजीवाद को अपनाने को तैयार होने लगे थे। गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। गोर्बाचेव ने सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने व सुधार करने का फैसला किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो भी सोवियत संघ को पश्चिमी देशों की तरह आगे बढ़ाना चाहते थे, विकास करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी इस व्यवस्था को बदलने का विचार किया। लेकिन पूर्वी यूरोप के देशों की जनता ने अपनी सरकारों व सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया और इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। क्यों शुरू किया? क्योंकि उन्हें पता था अगर यहाँ लोकतंत्र स्थापित हो गया तो उनकी तानाशाही नहीं चलेगी, लोग उनकी बातों को नहीं मानेंगे। सोवियत संघ का विघटन। 1991 में तख्ता पलट हो गया। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के बड़े गणराज्य जैसे रूस, यूक्रेन व बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। इन गणराज्यों ने लोकतंत्र व पूंजीवाद को अपना आधार बनाया। इन्होंने कहा कि अब हम लोकतंत्र और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाएंगे और साम्यवादी व्यवस्था को खत्म कर देंगे। मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए यह बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। क्यों? क्योंकि वो अभी भी सोवियत संघ के पक्ष में थे और उनके अधीन ही रहना चाहते थे। अब रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार कर लिया गया। सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट रूस को मिल गई। सुरक्षा परिषद आपको पता है हमारा यूएनओ जो है उसमें सुरक्षा परिषद संस्था है, उसमें सोवियत संघ की जगह रूस को सीट मिल गई। अंतर्राष्ट्रीय करार व संधियों को निभाने का मौका रूस को मिला। रूस ही परमाणु संपन्न देश बन गया। इस प्रकार सोवियत संघ दफन हो गया और रूस का उदय हुआ। सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे? सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था का कमजोर होना, परमाणु हथियारों पर ज़्यादा ध्यान देना, लोगों की बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करने की जगह वो लोग हमेशा हथियारों को इकट्ठा करने में ही लगे रहे, सेना पर, हथियारों पर ज़्यादा खर्च किया, जिससे आर्थिक अर्थव्यवस्था उनकी कमज़ोर हो गई। सरकार का जवाबदेह ना होना, एक ही वहाँ सरकार थी, कम्युनिस्ट पार्टी, वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। जनता में असंतोष हो गया, भ्रष्टाचार फैल गया था। गोर्बाचेव के सुधारों की नीति, गोर्बाचेव ने अपने सुधारों को बहुत कोशिश की करने की, लेकिन उनकी नीतियाँ धीमी गति से थीं, जो वहाँ के लोग नहीं चाहते थे। उन्हें जल्दी से जल्दी पश्चिमी देशों की तरह विकास करना था। जर्मनी के एकीकरण के बाद सत्ता में बदलाव। जब पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन मिलकर एक हो गए तो लोगों में अपने सत्ता में बदलाव के विचार आने लगा। पश्चिमी देशों के प्रति जागरूकता। रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया जैसे गणराज्यों में विद्रोह शुरू हो गए थे। चेचन्या, दागिस्तान में हिंसक आंदोलन शुरू हुए, जिससे ये सब 14 गणराज्य अलग अलग हो गए। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, क्या परिणाम निकले अब इनके? शीत युद्ध का अंत हो गया। शीत युद्ध किन दो शक्तियों के बीच में था? सोवियत संघ और अमेरिका। सोवियत संघ खत्म हो गया, अमेरिका अकेला रह गया, इसलिए उसके साथ ही शीत युद्ध का भी अंत हो गया। अब अमेरिका एक महाशक्ति बन गया। परमाणु हथियारों की होड़ खत्म हो गई। किसके साथ होड़ करेंगे? जब कोई होड़ करने वाला ही नहीं रहा तो होड़ भी समाप्त हो गई। और सोवियत संघ के जितने भी गणराज्य थे उन सब में कौन सी व्यवस्था लागू हो गई? पूंजीवादी। तो पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति लोगों का रुझान बढ़ गया। अब आगे नवीन देशों का उदय हो गया। हाल ही में जो देश आज़ाद हुए थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के तहत जो देश बने थे, वो सब नए देशों का उदय शुरू हो गया था। राष्ट्रीयता व संप्रभुता की भावनाओं का जनता में संचार होना शुरू हो गया था। शॉक थेरेपी को अपनाया गया। 8वां उदारवादी लोकतंत्र का महत्व बढ़ा। अब शॉक थेरेपी क्या है? आघात पहुंचाकर इलाज करना। इस मॉडल को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय
मुद्रा कोष निर्देशित कर रहे थे। ये क्या था मॉडल? साम्यवाद पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्य एक समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टदायक संक्रमण से होकर गुजरे। यानी लोगों को अब साम्यवाद व्यवस्था से हटाकर पूंजीवादी व्यवस्था की ओर ले जाने की परंपरा या ले जाने की एक सुविधा को, शॉक थेरेपी को अपनाकर सोवियत संघ ने क्या क्या बदलाव किए? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, निजी स्वामित्व को बढ़ावा दिया, सामूहिक फॉर्म को निजी फॉर्म में बदला, मुक्त बाजार व्यवस्था को अपनाया, पश्चिमी देशों के साथ व्यापार शुरू किया। इतिहास की बड़ी गैरात से महाबिक्री में भाग लेने के लिए अधिकार पत्र नागरिकों दिए गए थे, परंतु अधिकांश नागरिकों ने इनको काला बाजारियों के हाथों बेच दिया। रूसी रूबल में गिरावट आ गई। कहने का अभिप्राय ये है कि उस समय कंपनियों को, सारे फैक्ट्रियों को बेचने के लिए सेल लगी, उसमें भ्रष्टाचार इतना हुआ कि काला बाजारियों ने सब सस्ते दामों पर खरीद लिया, जिससे रूसी रूबल में गिरावट आ गई। शॉक थेरेपी के परिणाम: निजीकरण से आर्थिक विषमताएं बढ़ गई, रूसी मुद्रा में गिरावट आ गई, खाद्यान्न का आयात होना शुरू हो गया, धनी व निर्धन में गहरी असमानता पैदा हो गई, माफिया वर्ग का उदय हो गया, संसद कमजोर संस्था बनकर रह गई। अब संघर्ष व तनाव: पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र थे, जैसे चेचन्या व दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन, तजाकिस्तान में गृह युद्ध, मध्य एशिया गणराज्यों में पेट्रोलियम के विशाल भंडार थे। यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गए थे। आप जानते हैं कि अमेरिका तेल कंपनियों और पेट्रोलियम पदार्थों पर ज़्यादा से ज़्यादा हक चाहता है, इसलिए उसने इन देशों पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इन क्षेत्रों में सैनिक ठिकाने बनाना चाहता था। इराक के युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों से अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति दी, जबकि रूस चाहता था कि पड़ोसी देश रूस के प्रभाव में रहें। इसलिए अब रूस और अमेरिका दोनों में ही तनातनी होनी शुरू हो गई थी। अब पूर्व साम्यवादी देश और भारत का इन देशों के साथ कैसा संबंध था? हमेशा मित्रतापूर्वक संबंध था। सभी साम्यवादी गणराज्यों से मित्रता थी। भारत और सोवियत संघ के बीच 2001 में 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए थे। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों में सहयोग दिया था। भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल की स्थापना में सहयोग दिया। कश्मीर समस्या पर भारत का समर्थन दिया। हमेशा रूस ने भारत का सहयोग दिया। 1971 में पाकिस्तान युद्ध जब बांग्लादेश बना, उस समय भी रूस ने भारत का सहयोग दिया और उसकी सहायता की। सांस्कृतिक आदान प्रदान, हमेशा पिक्चर्स, फिल्में, इनका आदान प्रदान रूस और भारत में सदा से ही रहा। राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान तक वहाँ पसंद किए जाते हैं। आप वहाँ के गाने और वहाँ के हिंदी फिल्मों का प्रेम आप वहाँ पर लगातार देख सकते हैं। भारत रूस का सबसे दूसरा खरीदार देश रहा। सैनिक साजो सामान, वैज्ञानिक परियोजनाओं, अंतरिक्ष उद्योग में भी रूस ने हमेशा मदद की। अब ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। अब ये असाइनमेंट है। असाइनमेंट आज मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस का दिया है। इनमें से पेपर में ज़रूर कोई क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1, सोवियत संघ के विघटन के कोई 4 कारण लिखो। सोवियत संघ व्यवस्था की किन्हीं 3 सकारात्मक तथा 3 नकारात्मक विशेषताओं को उजागर कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात उभरी नई विश्व व्यवस्था का आंकलन कीजिए। चौथा, किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ के सुधार के लिए बाध्य किए। 5वां, शॉक थेरेपी से
क्या अभिप्राय है? उत्तर, साम्यवादी सत्ताओं पर इसके परिणामों का आंकलन कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी पे या अपनी बुक पर अपनी नोटबुक पर करेंगे और ये सब एनसीईआरटी से ही रिलेटेड हैं। आपको पसंद आया उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद। अगले नए चैप्टर के साथ दोबारा मिलेंगे।